Assalamu alaikum everyone. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So, the topic of today's discussion is the placenta, structure and function. The placenta is a vital organ formed by the fetal side and the maternal side. Okay? Placenta is formed by, it has two components, fetal component and the maternal component. Fetal component is known as is made up of chorionic frondosum, while the maternal component is decidua bacillus. Okay? What is decidua? कोई बताएगा डेसिडुआ क्या होता है? And how it is formed? Okay. Decidua is nothing but the endometrium of pregnancy. Okay. Decidua is the endometrium of pregnancy. How it is formed? Which hormone is responsible for the formation of decidua? Decidua is formed in response of which hormone? Progesterone. Okay. What are the changes? क्या changes होते हैं एंडोमेट्रियम में? एंडोमेट्रियम में एंडोमेट्रियल ग्लैंड सेल्स जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और राउंड और पॉलीगोनल डेसिडुअल सेल्स बन जाते हैं. ठीक है? तो एंडोमेट्रियम के जो सेल्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं. ओके? तो डेसिडुआ क्या होता है? डेसिडुआ इज द एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेगनेंसी. एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. इसमें मेनली क्या होता है? इसमें मेनली एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल सेल्स एनलार्ज कर जाते हैं और राउंड और पॉलीगोनल डेसिडुअल सेल्स बन जाते हैं. ठीक है? तो ये डेसिडुआ होता है. सपोज करो ये है हमारा यूट्रस. यहाँ पर जब इम्प्लांटेशन होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट आके इम्प्लांट किया, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज डेसिडुआ बेसालिस. ओके? और जो पार्ट इसको ऊपर से कवर करता है, एक कैप्सूल की तरह फॉर्म करता है, ये वाला पार्ट होता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस. उसके बाद जो बाकी पार्ट इधर के साइड जो बचा हुआ है, दिस इज द डेसिडुआ पेराइटलिस. डेसिडुआ कितने पार्ट हुआ? डेसिडुआ के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द बेसालिस, सेकेंड वन इज द कैप्सुलरिस एंड थर्ड वन इज द डेसिडुआ पेराइटलिस. ये दोनों जब फ्यूज कर जाते हैं, जब ये ब्लास्टोसिस्ट या फिर जो फीटस होता है ये बड़ा होता है, तो ये वाला जो कैप्सुलरिस होता है ये इसके साथ फ्यूज कर जाता है पेराइटलिस के साथ. तो डेसिडुआ पेराइटलिस और कैप्सुलरिस जब फ्यूज कर जाते हैं तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? डेसिडुआ वेरा. ठीक है? और जो इसके बीच का स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस है, दिस इज डेसिडुअल स्पेस. मैं एक बार और रिपीट करती हूँ. ये हमारा यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ, तो द बेस वाला जो पार्ट है, दिस इज द डेसिडुआ बेसालिस. ठीक है? इसके ऊपर वाली जो कवरिंग है, जो कवर कर रही है, दिस इज द कैप्सुलरिस. और ये जो साइड साइड में है, दिस ये वाला पार्ट, दिस इज द डेसिडुआ पेराइटलिस. जब हमारा ये एम्ब्रियो या फीटस बड़ा होता है, तो फिर ये दोनों चीजें फ्यूज कर जाती हैं. कौन कौन सा? पेराइटलिस और कैप्सुलरिस. ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं? डेसिडुआ वेरा.
तो हमारा ये डेसिडुआ हो गया। डेसिडुआ क्या था? डेसिडुआ इज नथिंग बट द एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेगनेंसी। ये किस वजह से बनता है? बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। लेट मी रब दिस फर्स्ट। तो प्लासेंटा एक वाइटल ऑर्गन है। दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस। हाउ इट इज फॉर्म्ड? इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट, द फीटल कंपोनेंट इज द made up of chorionic frondosum and the maternal component is made up of decidua basalis. इसका फॉर्मेशन कब होता है? फॉर्मेशन इसका स्टार्ट होता है बाय द 6 वीक्स एंड इसका कंप्लीशन कब होता है? बाय 11 to 12 वीक्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन इसका स्टार्ट होता है begins by the 6 week and anatomically completed by the 11 to 12 weeks. टर्म जो प्लेसेंटा होता है, टर्म प्लेसेंटा, इसका वेट कितना होता है? 500 ग्राम। ठीक है, इसका डायमीटर होता है 15 to 22 सेंटीमीटर एंड इसकी थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि प्लेसेंटा का वेट टर्म पे कितना होता है? 500 ग्राम। इसका डायमीटर होता है 15 to 22 सेंटीमीटर एंड इसका जो थिकनेस होती है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि द रेशियो, ये वाला जो द रेशियो ऑफ वेट ऑफ प्लेसेंटा टू द वेट ऑफ द बेबी एट टर्म। ठीक है, तो दिस इज 1:6। The ratio of the weight of the placenta to the weight of the baby is 1:6. इसके अलावा जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन at which placenta and baby weight is equal, that is 17 weeks. 17 वीक पे प्लासेंटा का और बेबी का जो वेट होता है वो इक्वल हो जाता है। इसके बाद प्लासेंटा के बारे में देखते हैं कि प्लासेंटा कैसा होता है। प्लासेंटा इज डिस्क्वाइडल। जो ह्यूमन प्लासेंटा होता है इट इज डिस्क्वाइडल, हेमिकोरियल एंड डेसिडुएट। डिस्क्वाइडल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज डिस्क शेप्ड। डिस्क्वाइडल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज डिस्क शेप्ड। हेमिकोरियल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लाइज इन कॉन्टैक्ट विद द मैटरनल ब्लड। एंड डेसिडुएट क्यों बोलते हैं? डेसिडुएट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज शेड आफ्टर डिलीवरी। तो प्लासेंटा की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? प्लासेंटा इज डिस्क्वाइडल, हेमिकोरियल एंड डेसिडुएट। डिस्क्वाइडल में क्या होता है? प्लासेंटा इज डिस्क शेप्ड। हेमिकोरियल में इट लाइज इन कॉन्टैक्ट विद द मैटरनल ब्लड एंड डेसिडुएट में इट शेड्स आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, तो ये प्लासेंटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। नॉर्मली प्लासेंटा कहाँ अटैच करता है? नॉर्मली प्लासेंटा अटैच करता है अपर यूट्राइन सेगमेंट में। एक है बेस्ट टाइम टू लोकलाइज द प्लासेंटा इज इन 3rd ट्राइमेस्टर। जैसे अगर कभी प्लासेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच किया और हमने इसको देखा कि दिस इज इन द 1st ट्राइमेस्टर, तो अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इसको 3rd ट्राइमेस्टर तक वेट करेंगे बेस्ट टू लोकलाइज द प्लासेंटा। ओके, the best time to localize the placenta is in the 3rd trimester. अभी हमने क्या क्या देखा कि प्लेसेंटा के कंपोनेंट्स देख लिए। फॉर्मेशन कब होता है? 6 वीक्स से होता है स्टार्ट और 11 to 12 वीक्स पे ये कंप्लीट हो जाता है। इसका वेट हमने देख लिया कि 500 ग्राम है। इसका डायमीटर 15 to 22 सेंटीमीटर है और इसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ प्लेसेंटा टू द वेट ऑफ द बेबी इज 1:6। एक मतलब ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन जब प्लेसेंटा और बेबी का वेट इक्वल होता है दैट इज 17 वीक्स। 17 वीक्स पे क्या होता है कि प्लेसेंटा और बेबी का वेट हमारा इक्वल होता है। फिर प्लेसेंटा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी है कि ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है दैट इज डिस्क्वाइडल, दैट इज हेमिकोरियल एंड डेसिडुएट। मैंने आपको हर वर्ड का मतलब समझा दिया कि डिस्क्वाइडल का मतलब होता है डिस्क शेप्ड, हेमिकोरियल का मतलब होता है इट लाइज इन कॉन्टैक्ट विद द मैटरनल ब्लड एंड डेसिडुएट का मतलब होता है इट शेड्स आफ्टर डिलीवरी। नॉर्मली जो प्लासेंटा का अटैचमेंट होता है इट इज इन द अपर यूट्राइन सेगमेंट और बेस्ट टाइम टू लोकलाइज द प्लासेंटा इज इन द 3rd ट्राइमेस्टर।
ओके, लेट मी रब दिस। फिर एक इसमें पॉइंट रह गया है, नितंबुश मेम्ब्रेन, ये मैं आपको बताती हूँ। लेट मी रब दिस फर्स्ट। नितंबुश मेम्ब्रेन क्या होती है? नितंबुश मेम्ब्रेन इज अ फाइब्रिनॉइड लेयर which limits invasion of trophoblast deep into the myometrium। ठीक है, एक तरह की ये लेयर होती है, इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रिनॉइड मटेरियल। ठीक है, और इट लिमिट्स द इन्वेजन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट डीप इनटू द मायोमेट्रियम। अगर ये लेयर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? मॉर्बिडली अडेरेंट प्लेसेंटा होगा, जैसे कि प्लेसेंटा, इनक्रीटा, परक्रीटा, एक्रीटा, वो सब चीजें हम बाद में देखेंगे। अगर नितंबुश लेयर नहीं होगी, नितंबुश मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, तो मॉर्बिडली एडरेंट प्लासेंटा हो सकता है। एक और पॉइंट है फीटल फाइब्रोनेक्टिन। फीटल फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है? इसको ट्रोफोब्लास्ट ग्लू भी कहते हैं। ठीक है, फीटल फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है? इट इज अ ट्रोफोब्लास्ट ग्लू। इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा टू डेसिडुआ। तो फाइब्रोनेक्टिन इज द एक तरह का गम होता है, ग्लू होता है। क्या करता है ये? इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा टू द डेसिडुआ। तो यहाँ पे हमने बेसिक चीजें देख ली हैं प्लेसेंटा के बारे में। अब हम आगे मूव करते हैं। प्लेसेंटल एनाटॉमी एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले आपको पता है कि प्लेसेंटा फीटो मैटरनल इन ओरिजिन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो कंपोनेंट है वो दोनों चीजों से मिलके बनता है, फीटल कंपोनेंट भी होता है और मैटरनल कंपोनेंट भी होता है। ठीक है, फीटल साइड इज मेड अप ऑफ कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम। ठीक है, और इट इज फॉर्मिंग 4th 5th ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का जो मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज मेड अप ऑफ कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम। कितना पार्ट है? दिस इज द 4th 5th ऑफ द प्लेसेंटा। इट इज शाइनी। कैसा होता है फीटल साइड? इट इज शाइनी, इट इज ग्रे विद द अम्बेलिकल कॉर्ड अटैच्ड सेंट्रली। आप लोग ने देखा होगा प्लेसेंटा अपनी इंटर्नशिप पोस्टिंग्स में, इंटर्नशिप में आपने देखा होगा। तो कैसा दिखता है वो प्लेसेंटा? शाइनी ग्रे विद द अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड सेंट्रली। उसके बाद है मैटरनल साइड। मैटरनल साइड इज मेड अप ऑफ डेसिडुआ बेसालिस। 1/5 ऑफ द प्लेसेंटा इज मेड अप ऑफ डेसिडुआ बेसालिस। इसका कलर कैसा होता है? इट इज डल रेड और मरून इन कलर। जो फीटल साइड है इट इज शाइनी ग्रे with the umbilical cord attached centrally and maternal side is dull red और maroon in color। अगर आप लोग ने प्लेसेंटा देखा है तो आपने देखा होगा जो मेटरनल साइड होता है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं दिखता, वो ऐसे ऐसे करके डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो ये जो इसमें बीच बीच में ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे करके जो एक वो बनता है पार्ट है, दिस इज नोन एज द लोब्स। तो मेटरनल साइड इज डिवाइडेड इनटू लोब्स विद द हेल्प ऑफ सल्काई, और ग्रूव। ठीक है, फिर ये जो लोब्स होते हैं दिस इज डिवाइडेड इनटू द कॉटिलेडन्स। अब कॉटिलेडन्स क्या होता है? कॉटिलेडन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा, तो आपको हमेशा टिक करना है कॉटिलेडन्स। लोब्स इज नॉट द फंक्शनल यूनिट, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लोब्स इज नॉट द फंक्शनल यूनिट। लोब्स, एक लोब में कम से कम 4 से 40 4 to 40 कॉटिलेडन्स होते हैं। एक कॉटिलेडन क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा परफ्यूज्ड बाय वन प्राइमरी स्टेम विलाई। अभी मैं आपको बताऊंगी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्टेम विलाई क्या होती है। अभी आपने बस याद रखना है कि यहाँ पर आप इमेज में देखो, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज द वन कॉटिलेडन। ठीक है, ये वन कॉटिलेडन क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा which is perfused by one stem villi।
ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी हम देखेंगे कि स्टेम विलाय क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बस अभी आप ये देख लो कि दिस पार्ट इज द कॉटिलिडन एंड कॉटिलिडन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा। आपने ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, लोब्स पे टिक कभी नहीं लगाना है, हमेशा किस पे टिक लगाना है? अगर क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा क्या है, तो हमेशा आपको टिक लगाना है कॉटिलिडन्स पे। लोब्स जो होता है ये हमारा आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्काई और ग्रूव्स की वजह से ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द fetal side and the maternal side. Let me rub this first. अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड, प्लेसेंटा कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली स्टार्ट करो स्टार्टिंग पॉइंट से। सबसे पहले क्या होता है, एक स्पर्म होता है, एक ओवम होता है, ये दोनों फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, वहां से क्या बनता है, वहां से बनता है जाइगोट। तो स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोट डिवाइड करता है तो एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद फिर क्या बनता है, मोरुला, मोरुला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया हमारा। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है कि जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, मोरुला एंड ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है वो इम्प्लांट करेगा। हम देखते हैं, पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट का कैसा होता है। ब्लास्टोसिस्ट, सपोज ये है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, इसमें ऐसे ऐसे करके यहाँ पे होता है इनर सेल मास, इनर सेल मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फीटस, और उसके बाहर होते हैं यहाँ पे सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट हमारा आता है और यही इम्प्लांट करता है। अब हमारा इम्प्लांट, हम पहले डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि टाइमिंग ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करता है। तो टाइमिंग ऑफ इम्प्लांटेशन इज डे 6 टू डे 10 ऑफ द फर्टिलाइजेशन। टाइमिंग क्या होता है इम्प्लांटेशन का, टाइमिंग ऑफ इम्प्लांटेशन इज 6 टू 10 डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कहीं कहीं पे 7 to 11 भी दिया हुआ है, बट बेसिकली इट इज 6 to 10 days पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन, द मोस्ट कॉमन साइट इज द अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। ओके, तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट इज द अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक्सेंट्रिक, सेंट्रिक, इंटरस्टिशियल। तो ह्यूमन इम्प्लांटेशन जो होता है, ह्यूमन इम्प्लांटेशन कौन से टाइप का होता है, इट इज इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ, अभी हमने देखा था कि यूट्राइन जब इम्प्लांट कर जाते, जैसे सपोज दिस इज द यूट्रस, यहाँ पे जब इम्प्लांट कर गया तो यूट्राइन लाइनिंग ओवर ग्रोज, रीग्रोज ओवर द ब्लास्टोसिस्ट, तो इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल में क्या होता है, यूट्राइन लाइनिंग रीग्रोज ओवर द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, यूट्राइन लाइनिंग regrows over the blastocyst। तो दिस इज द इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि इम्प्लांटेशन का टाइमिंग क्या होता है, 6 to 10 डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, डे 6 to डे 10 ऑफ द फर्टिलाइजेशन। मोस्ट कॉमन साइट इज द अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ, अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द, दिस इज यूट्रस, नॉट यहाँ पे, अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस।
ठीक है। और ह्यूमन का जो टाइप होता है इम्प्लांटेशन का, दैट इज द इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ कि द यूट्राइन लाइनिंग रीग्रोज ओवर द ब्लास्टोसिस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे प्लेसेंटा फॉर्म होता है। लेट मी रब दिस फर्स्ट। हमने अभी देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, उसमें ट्रोफोब्लास्टिक लेयर होती है। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, it is divided into two parts. It is of two types. Okay. ट्रोफोब्लास्ट दो तरीके का होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड द सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट कितने तरीके का होता है? इट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। द सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट ये क्या करता है, ये इन्वेट करना शुरू करता है। दे इन्वेट द एंडोमेट्रियम। ठीक है। फिर ये क्या करता है, it goes deep into the endometrium and forms lacuna। और ये lacuna formation के साथ साथ ये some blood vessels को भी erode करता है। तो it also erode some blood vessels। और यही lacuna के अंदर फिर maternal blood आके fill होता है। तो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट ने क्या किया, इट स्टार्टेड, ये इन्वेट करता है एंडोमेट्रियम को, और एंडोमेट्रियम के डीप जाने के बाद वहां पे लैकुना फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स को भी इरोड करता है, यूट्राइन वेसल्स को। इस वजह से लैकुना में मैटरनल ब्लड फिल होता है। तो ये हमारा हुआ सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और साइटोट्रोफोब्लास्ट का क्या काम होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ विलाय। अभी हम आगे देखेंगे विलाय क्या होता है। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट का क्या काम होता है, विलाय, विलाय फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये। और विलाय में क्या चीजें होती है, विलाय में होता है फीटल ब्लड। ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट एंड द साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द विलाय, एंड विलाय में क्या चीज होती है, विलाय में फीटल ब्लड होता है। और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट इन्वेट करता है एंडोमेट्रियम को, और एंडोमेट्रियम के डीप जाता है, वहां पे लैकुना फॉर्मेशन होता है। और लैकुना जो होता है दैट इज द इंटरविलस स्पेस, फ्यूचर इंटरविलस स्पेस होता है, और इसी में मैटरनल ब्लड फिल होता है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे विलाय क्या होता है। एक सेकेंड बच्चों। विलाय होता है, प्राइमरी विलाय, तीन टाइप्स के विलाय होते हैं, प्राइमरी विलाय, सेकेंडरी विलाय एंड द टर्शियरी विलाय। यहाँ पे आप फोटो में विजुअलाइज कर पा रहे होगे, जो ए वाला पार्ट है दैट इज द प्राइमरी विलाय। प्राइमरी विलाय इज कंपोज्ड ऑफ सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। जैसे हमने देखा कि सपोज दिस इज द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, तो इसके अंदर आकर साइटोट्रोफोब्लास्ट इन्वेट करता है। तो सिर्फ क्या हुआ, आउटर ऑफ द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर एंड इनर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट लेयर, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी विलाय। प्राइमरी विलाय का फॉर्मेशन कब होता है, डे 13 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आप इस इमेज में विजुअलाइज कर पा रहे होगे, दिस इज द इमेज टेकन फ्रॉम द बुक डीसी दत्ता में इमेज दी हुई है। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी विलाय। प्राइमरी विलाय में देखो यहाँ पे सिर्फ आउटर इज द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड इनर वन इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी विलाय। सेकेंडरी विलाय में क्या होता है कि जो से इसके अंदर बीच वाले पार्ट में क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इसको इन्वेट करता है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म विलाय के अंदर जब इन्वेट करता है तो दैट वन इज नोन एज द सेकेंडरी विलाय। और इसका फॉर्मेशन कब होता है, इसका फॉर्मेशन होता है डे 16 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि प्राइमरी विलाय का फॉर्मेशन कब होता है, डे 13, एंड सेकेंडरी विलाय का फॉर्मेशन होता है डे 16 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फिर क्या होता है, टर्शरी विलाय में फीटल ब्लड कैपिलरीज भी आ जाती हैं,
और फिर वहां से क्या हो जाता है, फीटल टर्शियरी विलाई का फॉर्मेशन कब होता है, डे 17। और फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टैब्लिश करता है, डे 21 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आपने बेसिकली इसमें ज्यादातर याद रखना है कि क्या क्या किस किस से मिलके बनता है और कौन कौन से डे पे बनता है। तो प्राइमरी विलाई में सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं, सिनसाइटियो एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, एंड डे 13 पे बनता है ये, और डे 13 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी विलाई में सिनसाइटो साइटो के अलावा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म भी आ जाता है, और ये बनता है डे 16 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और फिर टर्शियरी विलाय में सिनसाइटो के अलावा और मीजोडर्म के अलावा फीटल ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, विलस कैपिलरीज बन जाती हैं, और ये बनता है डे 17 पे। लेकिन फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो होता है ये हमारा स्टार्ट होता है डे 21 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कैपिलरीज बनने के बाद इनकी और फीटस के ब्लड वेसल्स में जो कॉम्बिनेशन बनता है वो उसके लिए जो टाइम होता है वो होता है डे 21। अभी हमने देखा था कि इंटरविलस स्पेस में मैटरनल ब्लड होता है, मैटरनल ब्लड होता है, और विलाय में क्या होता है, फीटल ब्लड। तो हम भी यहाँ पे देख लो, मैटरनल ब्लड इज प्रेजेंट इन द इंटरविलस स्पेस व्हाइल फीटल ब्लड इज इन द विलाय। तो आपने बस इसमें छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूं। बस आप याद रखो कि प्राइमरी विलाय किससे मिलके बनता है, सेकेंडरी विलाय एंड द टर्शियरी विलाय। हम आगे चलते हैं, हम देखेंगे यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन एंड फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन। अभी हमने देखा ये जो ये वाला है, इसमें आप देखो इमेज में ये वाला जो पार्ट है, इस ये दिस वन इज द इंटरविलस स्पेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आ रही है स्पाइरल आर्टरी, क्योंकि सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट ने सम ब्लड वेसल्स को इरोड किया था, तो मैटरनल ब्लड जो है वो इंटरविलस स्पेस में आके फिल हो जाएगा। और इधर के साइड से देखो, यहाँ से हमारे फीटल ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो विलाय वाला पार्ट है इसमें हमारा फीटल ब्लड होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में फिर एक्सचेंज होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसमें प्लेसेंटल बैरियर प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं कि हर चीज एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। तो प्लेसेंटल बैरियर का क्या काम होता है, प्लेसेंटल बैरियर गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है और डजंट अलाउ फीटल एंड मैटरनल ब्लड टू मिक्स, ठीक है। तो क्या होता है पहले हम देखेंगे प्लेसेंटल बैरियर किस किस से मिलके बनता है। प्लेसेंटल बैरियर के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। हम आउटर से जाएंगे, फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। प्लेसेंटल बैरियर आपने याद रखना है, सबसे बाहर हमने क्या देखा था, सबसे बाहर होता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। फिर क्या प्रेजेंट होता है, सपोज ऐसे करो, दिस इज द सिनसाइटो, फिर हमारा आता है साइटोट्रोफोब्लास्ट, और फिर हमारा आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्ट्रोमल सेल्स, और फिर होता है एंडोथीलियम ऑफ फीटल कैपिलरी वॉल। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज स्ट्रोमल टिश्यू, और फिफ्थ वन इज द एंडोथीलियम ऑफ द फीटल कैपिलरी, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है कि ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं प्लासेंटल बैरियर के, ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और इसकी वजह से फीटल और मैटरनल ब्लड मिक्स नहीं करता। एक तरह का बैरियर का मतलब क्या होता है, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। तो ये ऐसा नहीं कि सबको आने देगा सबको जाने देगा, ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है और फीटल और मैटरनल ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। इसकी थिकनेस कितनी होती है, इन पांचों कंपोनेंट्स को मिला के इसकी थिकनेस सिर्फ 0.025 mm होती है, ठीक है। तो प्लेसेंटल बैरियर के कंपोनेंट्स आपने देख लिए आउटसाइड से लेके इनसाइड तक। अब हम देखेंगे यूटेरो प्लासेंटल सर्कुलेशन और द फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन। अभी हमने देखा मैटरनल ब्लड फ्लोज थ्रू इंटरविलस स्पेस, ये आपको पता है, बाय द किधर से आता है, बाय द स्पाइरल आर्टरीज, ठीक है। इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है, इट इज 65 to 75%। और इंटरविलस स्पेस में, जो इंटरविलस स्पेस होता है इसमें टोटल ब्लड सिर्फ 150 ml प्रेजेंट होता है। एस्टैब्लिश्ड बाय डे 15,
ये आपको याद रखना है। जितने भी डेज है ना इसमें कि फर्टिलाइजेशन कब होता है, इम्प्लांटेशन कब होता है, ये सब प्लीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यूट्रो प्लासेंटल सर्कुलेशन कब स्टैब्लिश होता है, डे 15, दिस इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन, अभी हमने देखा कि फीटल ब्लड फ्लोज थ्रू विलाई विद अम्बेलिकल वेन। ये आपको सबको पता होगा कि अम्बेलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, याद रखना है कि अम्बेलिकल वेन में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो फीटल ब्लड फ्लोज थ्रू विलाई विद अम्बेलिकल वेन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फीटस एंड अम्बेलिकल आर्टरी रिटर्निंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो अम्बेलिकल वेन में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अम्बेलिकल आर्टरी में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा प्लीज, जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा कि अम्बेलिकल वेन में कौन सा ब्लड होता है। वेन देखकर डीऑक्सीजनेटेड पे टिक नहीं करना है। ठीक है, अम्बेलिकल आर्टरी में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें टोटल ब्लड कितना होता है, 350 ml। और ये अब हमने देखा था कि डे 21 पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये डेवलप करता है। ठीक है, ये कुछ दोनों टेबल्स हमारी दी गई हैं दत्ता बुक से। अभी हम देखो समरी ऑफ द इंटरविलस हीमोडायनेमिक्स। टोटल ब्लड मैच्योर प्लासेंटा में कितना होता है, टोटल ब्लड होता है 500 ml। 500 ml का 150 किसमें प्रेजेंट होता है, इंटरविलस स्पेस में, और 350 प्रेजेंट होता है विलाय वाले पार्ट में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द मैच्योर प्लासेंटा इज 500 ml। देखो 500 याद रखना है, मैच्योर प्लासेंटा का वेट कितना होता है 500, और ब्लड जो होता है वॉल्यूम वो भी 500 ml होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द इंटरविलस स्पेस ये हमने देख लिया, दिस इज द 150 ml। और पर मिनट कितना कितना इसमें ब्लड आता है, तो 500 से 600 ml पर मिनट इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद ये टेबल आप लोग देख लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस याद करने वाली चीजें हैं, प्रेशर वगैरह दोनों टेबल आप लोग देख लेना। मैं ये पीपीटी आपको सेंड कर दूंगी कि इंटरविलस और फीटल हीमोडायनेमिक्स ये दोनों टेबल आपको देखना है। हम आगे चलते हैं अभी क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत सारा डिस्कस करना है। अभी आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। प्लेसेंटा का हमने देख लिया था कि ये किस चीज से मिलके बनता है, वाइटल ऑर्गन है ये, जो फीटल साइड और मैटरनल साइड से मतलब कि कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम और डेसिडुआ बेसालिस से मिलके बनता है। आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है और कब खत्म होता है। ठीक है, और टर्म पे इसका वेट कितना होता है, 500 ग्राम होता है। और इसका जो ब्लड फ्लो होता है, टोटल इसमें ब्लड जो होता है वो भी 500 होता है। ठीक है, उसका डायमीटर याद रखना है, इसकी थिकनेस याद रखनी है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशियो कितना होता है और कौन से पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे प्लासेंटा और बेबी का वेट इक्वल होता है। अगर नितंबुश मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो फिर क्या हो सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हम आगे वैसे डिस्कस करेंगे कि मॉर्बिडली एडरेंट प्लासेंटा क्या होता है। और प्लासेंटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए हैं, डिस्क्वाइडल, हेमिकोरियल एंड डेसिडुएट। हेमिकोरियल और डेसिडुएट का मतलब आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है, सिर्फ एक तरह का ग्लू होता है। हमने इसमें देख लिया फीटल साइड और मैटरनल साइड में किस किस चीज से मिलके बनता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लासेंटा किससे बनता है, तो वो कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम से बनता है। ठीक है, 4th 5th ऑफ द प्लासेंटा इज मेड अप ऑफ कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम। उसके बाद फिर हमने प्लासेंटा में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी विलाई का स्ट्रक्चर देख लिया है। और डेज याद रखिएगा कि 13, 16 और 17 ये डे आपको याद रखना है कि कब कब ये फॉर्मेशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी विलाई का, और इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है। प्लेसेंटल बैरियर हमने देख लिया है, और फिर ये वाला टेबल बस आप देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे प्लेसेंटल सेपरेशन। प्लेसेंटा जब सेपरेट होता है तो वो दो मेथड होता है उसको सेपरेशन का, शर्ल्स मेथड एंड द डंकन मेथड। सपोज करो दिस इज द यूट्रस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लेसेंटा अटैच है ऐसे करके। तो शर्ल्स मेथड में क्या होगा, प्लेसेंटा का सेपरेशन जो स्टार्ट होगा फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंटर से स्टार्ट होगा, ये ऐसे ऐसे करके पूरा सेपरेट होगा। पेरिफेरीज पे ये अटैच होगा, पहले ये सेंटर से सेपरेट होना शुरू होगा। ठीक है, तो आप खुद सोचो अगर यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो वो यहाँ पे जमा होती रहेगी ना, तो ये इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेट्रो प्लासेंटल क्लॉट।
तो रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट किसके साथ कॉमन है? शर्ल्स मेथड के साथ कॉमन है। शर्ल्स में आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है सेपरेशन की? फ्रॉम द सेंटर। अब जब ये इसके यहाँ पे प्लासेंटा का यहाँ पे ब्लड जो है वो इकट्ठा हो रहा है, जब पूरा प्लासेंटा सेपरेट हो जाएगा तभी तो ब्लड बाहर निकल पाएगा। इसीलिए ब्लीडिंग जो एविडेंट होती है ओनली आफ्टर द प्लासेंटल सेपरेशन। ये आपको याद रखना है कि रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट का फॉर्मेशन जो होता है दैट इज एसोसिएटेड विद द शर्ल्स मेथड। ठीक है तो शर्ल्स मेथड में स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से स्टार्ट होता है प्लासेंटा का सेपरेशन। इसमें रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट का फॉर्मेशन होता है और ब्लीडिंग एविडेंट कब होती है? ओनली आफ्टर द प्लेसेंटल सेपरेशन। ठीक है, अब आप खुद ये चीज देखो कि इसमें सबसे पहले कौन सा साइड बाहर आएगा? फीटल साइड कम्स आउट फर्स्ट, क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट होता है ना डेसिडुआ, और ये वाला पार्ट होता है कोरियन कोरियन वाला। तो अगर ये ऐसे करके निकल रहा है बाहर, सबसे पहले कौन सा साइड बाहर आएगा? इसमें आएगा फीटल साइड। तो फीटल साइड कम्स आउट फर्स्ट, और मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द सेपरेशन ये है वो यही है हमारा, दैट इज द शर्ल्स मेथड। तो शर्ल्स मेथड आपको क्या याद रखना है? शर्ल्स मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, इसमें कहां से स्टार्ट होता है सेपरेशन? फ्रॉम द सेंटर। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट, ये क्वेश्चन गलत नहीं करना बच्चों, कि रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट हमेशा एसोसिएटेड होता है विद द शर्ल्स मेथड, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लड जमा होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर, और फिर जैसे ही ये यहाँ से सेपरेट होता है तो फिर प्रॉपर पूरा ब्लड ब्लीडिंग जो है वो एविडेंट होती है। डंकन मेथड, दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड होता है डंकन मेथड। इसमें सेपरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? इसमें लेट मी रब दिस फर्स्ट। इसमें सेपरेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द पेरिफेरी। ऐसे करके प्लासेंटा अटैच है तो यहाँ से सेपरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी रेट्रो प्लासेंटल क्लॉट फॉर्मेशन का चांसेस नहीं होते। तो रेट्रो प्लासेंटल क्लॉट इसमें नहीं बनता। ठीक है, ब्लीडिंग इज एविडेंट एज सून एज प्लेसेंटा सेपरेशन बिगिंस। अब इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा बाहर आता है? मैटरनल साइड पहले बाहर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि फीटल साइड कम्स आउट फर्स्ट, एंड इन दिस पार्ट मैटरनल साइड कम्स आउट फर्स्ट। लेकिन दिस मेथड इज द लेस कॉमन मेथड। तो कॉमन मेथड कौन सा होता है हमारा? शर्ल्स मेथड होता है। आपको याद रखना है कि प्लेसेंटल सेपरेशन के दो मेथड होते हैं, शर्ल्स मेथड एंड द डंकन मेथड। उसके बाद फिर इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? शर्ल्स में याद रख लो कि सेंटर से सेपरेशन शुरू होता है, रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, और फीटल साइड पहले बाहर आता है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्लेसेंटल मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन फंक्शंस। ठीक है, प्लेसेंटा के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे मेन फंक्शंस है, मेटाबॉलिक फंक्शन और हार्मोन प्रोडक्शन कौन कौन सा करता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस। मेटाबॉलिक फंक्शंस में ट्रांसफर ग्लूकोज बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीन चीजें ट्रांसफर होती हैं, एक हमारा है ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड द अमाइनो एसिड। ठीक है, और इसके अलावा वेस्ट कौन सा रिमूव होता है? लैक्टेट। तो लैक्टेट इज रिमूव्ड एंड ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड इज ट्रांसफर्ड। तो ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड थ्रू द, this glucose is the main source of energy, main source of energy। ठीक है, अब ग्लूकोज का ट्रांसफर जो होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इसमें रिसेप्टर जो इन्वॉल्व होता है दैट इज द, याद कर लो, ग्लट का, ग्लट 1 एंड 3। ठीक है, तो ग्लूकोज बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और रिसेप्टर जो इसमें है दैट इज द ग्लट रिसेप्टर 1 एंड 3। उसके अलावा फैटी एसिड ट्रांसफर होता है और अमाइनो एसिड ट्रांसफर होता है। ये अमाइनो एसिड फिर कन्वर्ट होता है और फिर ये फीटस की ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है लैक्टेट, इन द फॉर्म ऑफ लैक्टेट जो है वो फीटस का वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है।
ठीक है। तो मेटाबॉलिक फंक्शंस में क्या क्या है? इट ट्रांसफर ग्लूकोज बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। प्रोसेस याद रखना है कि ग्लूकोज कौन से प्रोसेस से ट्रांसफर होता है? दैट इज द sorry and that is the facilitated diffusion and it is the main source of energy to the fetus। और रिसेप्टर इन्वॉल्व कौन सा है इसमें? फर्स्ट ब्लड रिसेप्टर, फर्स्ट एंड 3। इसके अलावा फैटी एसिड और अमाइनो एसिड ट्रांसफर होता है और वेस्ट प्रोडक्ट लाइक लैक्टेट इज रिमूव्ड। हम देखेंगे प्लासेंटा का हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्लासेंटा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं? सबसे पहले जो मेन हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी एंड एचपीएल। इसके अलावा आईजीएफ भी करता है, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लासेंटा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन। फर्स्ट हार्मोन इज द प्रोजेस्टेरॉन। फर्स्ट 8 वीक्स में प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन होता है थ्रू द कॉर्पस ल्यूटियम एंड पोस्ट 8 वीक्स प्लासेंटा इसको सिक्रीट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लासेंटा इज द प्रोजेस्टेरॉन। फर्स्ट 8 वीक्स में इट इज सीक्रेटेड बाय द कॉर्पस लूटियम एंड पोस्ट 8 वीक्स इट इज सीक्रेटेड बाय द प्लासेंटा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज्यादातर कब बढ़ा हुआ होता है? अगर यूट्राइन प्रेगनेंसी है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ा हुआ होगा, लेकिन अगर जैसे कि कोई भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारा कम होगा। ठीक है, तो लो लेवल कब होगा प्रोजेस्टेरॉन का? when there is ectopic pregnancy and when there is abortion। ठीक है, ectopic pregnancy है और abortion है, तो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हमारा कब है? when there is ectopic। हमने देखा ना कि अगर यूट्राइन प्रेगनेंसी तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ होगा, लेकिन अगर एक्टोपिक में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो हमारा इम्प्लांटेशन होता है वो आउटसाइड द यूट्रस हो जाता है कहीं पर भी। ठीक है, तो अगर आउटसाइड द यूट्रस हमारी प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होगा। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज एसोसिएटेड विद मोलार प्रेगनेंसी एंड आरएच इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन प्लासेंटा कब करता है? आफ्टर 8 वीक्स। बिफोर 8 वीक्स कॉर्पस लूटियम इसको सिक्रीट करता है। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज एसोसिएटेड विद एक्टोपिक एंड अबॉर्शन एंड हाई लेवल इज विद मोलर एंड आरएच आइसोइम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लासेंटा इज द ईस्ट्रोजन। दो चीजें होती हैं, मोस्ट कॉमन ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड मोस्ट स्पेसिफिक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा ईस्ट्रोजन है तो दैट इज द E2। ठीक है, लेकिन अगर मोस्ट स्पेसिफिक पूछा है, मोस्ट स्पेसिफिक पूछा है दैट इज द E3। याद रख लो कि एक पापा है, एक मम्मा है और एक फीटस है, तो इन तीनों को मिला के E3 याद रख लो कि दिस इज ऑल प्रेजेंट इन द सॉरी एक सेकेंड। most specific during pregnancy is the E3 and most common estrogen during the pregnancy is the E2 and E3 क्या होता है? E3 is the marker of maternal and fetal well-being। आपको पता होगा E1, E2, E3 ऐसे याद रखो कि E1 ज्यादातर कब होता है? मेनोपॉजल एज ग्रुप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, E2 रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है एंड E3 इज प्रेजेंट विद द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो A3 is the most specific during the pregnancy। E3 is the marker of maternal and fetal well-being and most common estrogen during the pregnancy is the E2। Potency देखो, सबसे ज्यादा potent is the E2 then E3 then the E1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा potent कौन सा होता है? Potent is the estradiol। ठीक है, estradiol is the most potent। अभी let me rub this first। It is increased, estrogen hormone is increased during twin pregnancy and the erythroblastosis fetalis। ठीक है, ये हम आगे हम देखेंगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं, बस अभी आप याद कर लो कि it is increased during twin pregnancy and the erythroblastosis fetalis and decreased during the abortion। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा हुआ कब होता है? when there is twin pregnancy and when there is erythroblastosis fetalis and decreased during the abortion। Next hormone is the beta HCG। Okay,
बीटा HCG कहाँ से सिक्रीट होता है? फ्रॉम द सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। इसके दो यूनिट होते हैं, बीटा HCG के दो यूनिट होते हैं, अल्फा यूनिट एंड द बीटा यूनिट. Alpha unit is not so specific, but beta unit is specific. That's why it is known as the beta HCG. ठीक है? It is detected in maternal blood. कब detect होता है? 8th day post fertilization. ये आपने याद रखना है कि detected in maternal blood 8th day post fertilization. ठीक है? इसको डिटेक्ट करने के लिए क्वांटिटेटिव टेस्ट भी होता है और क्वालिटेटिव टेस्ट होता है. क्वालिटेटिव टेस्ट में क्या आता है? आपने सुना होगा यूपीटी टेस्ट करवाते हैं, दैट इज अ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट. ठीक है, ये एचसीजी कितना डिटेक्ट कर पाता है? जब एचसीजी का लेवल 20 to 50 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल होगा, तो ये सॉरी तो ये इसको डिटेक्ट कर पाएगा. तो क्वालिटेटिव टेस्ट में क्या आता है? यूपीटी. एचसीजी का लेवल कितना होता है? अगर 20 to 50 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल है यूरिन में, तो यूपीटी टेस्ट इसको डिटेक्ट कर पाएगा. क्वांटिटेटिव टेस्ट में आता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे वगैरह आते हैं. ठीक है. तो मेन साइट बीटा एचसीजी का जो मेन साइट ऑफ द सिक्रीशन होता है, दैट इज द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट. ये किस किस से मिलके बनता है? इसके टू सब यूनिट होते हैं, अल्फा सब यूनिट विच इज द नॉन स्पेसिफिक एंड द बीटा सब यूनिट विच इज द स्पेसिफिक वन. इसका डिटेक्टेड इन मैटरनल ब्लड 8th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन. और इसका फंक्शन क्या होता है? आपने फंक्शन देखो, सबसे पहला फंक्शन होता है इट मेंटेन्स द कॉर्पस लूटियम. ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम इज मेंटेन्ड बाय विच हार्मोन? दैट इज द बीटा एचसीजी. नेक्स्ट वन इज द स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है और इट प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ द फीटस. इट इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द डाउन सिंड्रोम. याद रख लो, ट्विन प्रेगनेंसी एंड मोलार प्रेगनेंसी एंड कोरियोकार्सिनोमा. तो फोर एक सेकेंड sorry. It is increased during the Down syndrome, twin pregnancy, molar pregnancy and the choriocarcinoma, and it is decreased in every trisomies. It is decreased except the Down syndrome. It is decreased during the ectopic pregnancy and abortion. Increase में क्या क्या है? Down syndrome, twin pregnancy, molar pregnancy and the choriocarcinoma, and decreased in the trisomies except Down syndrome, ectopic pregnancy and the abortion. अगर आपको देखना है कि प्रेगनेंसी वायबल है, एक्टोपिक है या फिर फीटस डाई कर गया है, तो उसको हम कैसे देखेंगे? जो एचसीजी का, लेट मी रब दिस फर्स्ट. एचसीजी का जो लेवल होता है वो 48 आवर्स में डबल करता रहता है. सबसे पहले आप क्या करोगे कि डे 1 पे एचसीजी का लेवल मेजर करोगे. ठीक है, फिर डे 3 पे एचसीजी का लेवल मेजर करोगे. अगर एचसीजी लेवल इंक्रीज कर गया है बाय 33 to 65%, डे 1 से डे 3 के बीच में अगर एचसीजी लेवल इंक्रीज कर गया 33 to 65%, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेगनेंसी इज वायबल. ओके, अगर एचसीजी का लेवल डे 1 से डे 3 पे लेस देन 33% है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब राइज तो कर रहा है लेकिन स्लो राइज हो रहा है, तो फिर दैट इज द केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. लाइक, और एचसीजी का लेवल अगर डिक्रीज कर रहा है तो दैट इज द केस ऑफ नॉन वायबल, और इसका मतलब क्या हुआ कि फीटस इज डाइंग. तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं एचसीजी के थ्रू कि वायबल प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फीटस इज डाइंग और डाइड. ठीक है, तो जो एचसीजी होता है वो 48 आवर्स में अपनी क्वांटिटी को डबल करता है. अगर डे 1 और डे 3 पे हम इसको मेजर करेंगे, अगर उसका 65% से ज्यादा बढ़ रहा है एचसीजी, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेगनेंसी इज वायबल. अगर डे 1 से डे 3 के बीच में लेस देन 33% बढ़ा है या फिर स्लो राइज हो रहा है, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन होता है. और अगर बढ़ ही नहीं रहा, कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फीटस इज डाइंग, फीटस हैड डाइड. ओके, नेक्स्ट हार्मोन इज द ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन. ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन को एक और चीज बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन. ये दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट
अर्लीस्ट डिटेक्शन इसका कब होता है? 3 वीक्स पे, डिटेक्टेड अर्लीस्ट बाय 3 वीक्स एंड इट लेवल इज इंक्रीज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, पीक एट 34 to 36 वीक। तो टर्म पे सबसे ज्यादा पीक हार्मोन जो होता है वो HPL होता है, 34 to 36 वीक पे इसका पीक आ जाता है। इसका क्या काम होता है? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये इट प्रोवाइड ग्लूकोज टू द फीटस, ठीक है। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन को बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन। ये आपने याद रखना है कि ये नाम याद रखना है कि ह्यूमन कोरियोनिक, अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन का क्या फंक्शन है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज द synonym of human placental lactogen. It is produced by the syncytial trophoblast. It is detected earliest by 3 weeks and its level increases throughout the pregnancy and peaks at 34 to 36 week. इसका सिंपल सा काम होता है, it provide glucose to the fetus. इसके अलावा प्लासेंटा प्रोड्यूस करता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट सेकेंड, ये सारी चीजें जो होती है इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द फीटस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटल एनोमलीज एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सबसे पहले एबनॉर्मल लोब्स। एबनॉर्मल लोब्स में सबसे पहले क्या आता है? सक्सेंट्यूरेट प्लासेंटा। इसमें सक्सेंट्यूरेट प्लासेंटा में क्या होता है? देयर इज स्मॉल एसेसरी लोब कनेक्टेड बाय द वेसल्स। आपको याद रखना है कि इसमें एक लोब है प्लासेंटा का, एक छोटा लोब है और इसके बीच में वेसल से कनेक्शन होता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड बाय द वेसल्स। इसमें रिस्क क्या होता है? रिस्क ऑफ द वासा प्रीविया, रिस्क ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया, रिस्क ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज एंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट एबनॉर्मल प्लेसेंटा जो होता है दैट इज द सक्सेंट्यूरेट प्लेसेंटा। इसमें दो लोब्स, इसमें लोब्स प्रेजेंट हैं, एक छोटा लोब है एक बड़ा लोब है, एक्सेसरी लोब प्रेजेंट है और उन दोनों के बीच में ब्लड वेसल्स की थ्रू कनेक्शन है। यू शुड रिमेंबर दिस कि सक्सेंट्यूरेट प्लासेंटा में ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्शन है। अगर कनेक्शन नहीं है तो दैट वन इज नोन एज द प्लासेंटा स्पूरिया, ठीक है। तो क्या हुआ? प्लासेंटा सक्सेंट्यूरेटा वाला देखो और प्लासेंटा स्पूरिया देखो, इन दोनों में क्या है कि एक छोटा लोब प्रेजेंट है, लेकिन सक्सेंट्यूरेटा में इट इज कनेक्टेड थ्रू द वेसल्स और सबस्पूरिया में स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द मेन प्लासेंटा एंड इट इज नॉट कनेक्टेड, ओके, इट इज नॉट कनेक्टेड बाय द ब्लड वेसल्स, ठीक है। उसके अलावा हम इसका सक्सेंट्यूरेटा प्लासेंटा इज एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ द वासा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया, पोस्टपार्टम हेमरेज एंड इन्फेक्शन। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे कि वासा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया ये सब क्या होता है। अभी बस आप याद कर लो कि क्या क्या एबनॉर्मेलिटी, क्या क्या चीजें हो सकती हैं एसोसिएटेड विद द सक्सेंट्यूरेट प्लासेंटा। उसके बाद हमारे पास होता है बाइलोबेटा। बाइलोबेटा वाले को बोलते हैं बाइपार्टाइट और प्लासेंटा डुप्लेक्स। तो इसके 3 सिनोनिम्स हैं। बाइलोबेटा वाले को क्या बोलते हैं? बाइपार्टाइट और प्लासेंटा डुप्लेक्स। इसमें क्या हुआ? इसमें भी 2 लोब्स हैं but it has with separate blood supply, okay, 2 or more lobes। अगर ये more lobes होता है that is the multilobata, okay। अगर bilobata है तो 2 lobes with separate blood supply। इसके अलावा एक होता है placenta previa। placenta previa, either the placenta or the part of the placenta is in lower uterine segment, this is lower uterine segment, okay। तो placenta previa में क्या होता है? either the placenta or the part of the placenta is in lower uterine segment। इसके अलावा होता है Battledore placenta, Filamentous placenta and Furcate placenta। Let me rub this first, ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं बताती हूँ। एक क्या होता है Battledore placenta। Battledore placenta में क्या होता है? Marginal attachment of the umbilical cord, okay। अभी हमने देखा था कि प्लासेंटा कि सेंटर में अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे अटैच होता है, लेकिन बेटलडोर में क्या होता है कि प्लासेंटा के साइड में मार्जिन्स पे अटैच होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो बेटलडोर प्लासेंटा मार्जिनल अटैचमेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। और इससे क्या हो सकता है? अब इसके साथ क्या क्या, इसकी वजह से रिटेन्ड प्लासेंटा हो सकता है, ठीक है।
आपने देखा होगा जब हम प्लेसेंटा रिमूव करते हैं तो पहले हम अम्बिलिकल कॉर्ड को अपनी तरफ पुल करते हैं, तो इससे क्या हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली अटैच नहीं है, तो यहाँ से हट सकता है और इसकी वजह से प्लेसेंटा रिटेन्ड हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द विलामेंटस प्लेसेंटा। विलामेंटस प्लेसेंटा में क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड वेसल्स आर अटैच्ड टू मेम्ब्रेन। ठीक है, सिर्फ मेम्ब्रेन से अटैच है, प्रॉपर्ली प्लेसेंटा से अटैच नहीं है। इसको हम बोलते हैं विलामेंटस प्लेसेंटा। विलामेंटस प्लेसेंटा में क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड और वेसल्स आर अटैच्ड टू मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा होता है, दिस इज मोर प्रोन टू एंटीपार्टम हेमरेज और द वासा प्रीविया। एक वासा प्रीविया में क्या होता है, वासा प्रीविया में फीटल ब्लड आता है और एंटीपार्टम हेमरेज में मैटरनल ब्लड आता है। अगर किसी को पता करना है कि जो ब्लड आ रहा है वो मैटरनल ब्लड है या फीटल ब्लड है, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए होता है सिंगर एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट, जिसको एप्ट टेस्ट भी बोलते हैं। वासा प्रीविया में क्या होता है, वासा प्रीविया में फीटल ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती हैं, इसलिए जो ब्लड हमें दिखता है वो फीटल ब्लड होता है। और इसमें विलामेंटस प्लेसेंटा में सॉरी एंटीपार्टम हेमरेज में मैटरनल ब्लड होता है। अगर ब्लीडिंग हो रही है और आपको डिफरेंशिएट करना है कि ये फीटल ब्लड है या मैटरनल ब्लड है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, दैट इज द सिंगर एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट, जिसको बोलते हैं एप्ट टेस्ट। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, नाम होता है सिंगर एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है, दिस इज सिंपल टेस्ट। हम इसमें ब्लड लेंगे और इसको उसमें डालेंगे सोडियम NaOH या फिर KOH। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर फीटल ब्लड होगा तो कुछ नहीं होगा, नथिंग हैपेंस इफ फीटल ब्लड इज प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि फीटल ब्लड में क्या होता है, HbF प्रेजेंट होता है और HbF इज रेजिस्टेंट टू डीनेचुरेशन। ठीक है, और अगर मैटरनल ब्लड होगा तो वहां पे डीनेचुरेशन हो जाएगा, अगर HbA प्रेजेंट है तो वहां पे डीनेचुरेशन हो जाएगा और ब्लड का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, कलर ऑफ ब्लड चेंज हो जाएगा। तो एक क्या टेस्ट होता है, दिस इज द सिंगर एल्कलाई डीनेचुरेशन टेस्ट और एप टेस्ट होता है। इसमें क्या करेंगे, सिंपल ब्लड को कलेक्ट करेंगे। इसका काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मैटरनल ब्लड एंड द फीटल ब्लड। इसमें क्या करेंगे, बस ब्लड को लेंगे, उसको उसमें सोडियम NaOH और KOH डालेंगे। अगर फीटल ब्लड होगा तो उसमें कुछ भी कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो फीटस का हीमोग्लोबिन होता है HbF होता है, वो हमारा रेजिस्टेंट टू डीनेचुरेशन होता है। और अगर HbA प्रेजेंट है तो उसमें क्योंकि इसमें डीनेचुरेशन हो जाएगा और कलर ऑफ ब्लड चेंज हो जाएगा। इसके अलावा एक होता है फरकेट प्लासेंटा। फरकेट प्लासेंटा में क्या होता है, लेट मी रब दिस फर्स्ट। फरकेट प्लासेंटा में umbilical cord divide into many branches before entering the placenta. Okay, फरकेट प्लासेंटा। फरकेट प्लासेंटा क्या है, umbilical cord divides into many branches before entering placenta। ठीक है, तो हमने कौन कौन से एबनॉर्मेलिटीज देख ली, अभी हमने देख लिया है एबनॉर्मल लोब्स वाले में सक्सेंट्यूरेट प्लासेंटा, प्लासेंटा स्पूरिया, फिर हमने बाइलोबेटा देख लिया है, इसके अलावा प्लासेंटा प्रीविया, बेटिलडोर प्लासेंटा, विलामेंटस प्लासेंटा एंड द फरकेट प्लासेंटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्लासेंटा मेम्ब्रेनेशिया। इसमें प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा इज लाइक अ मेम्ब्रेन, वो पूरी मेम्ब्रेन की तरह होता है, वेरी थिन प्लासेंटा विच इज कवरिंग द एंटायर यूट्रस। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, इट इज लिंक टू अबॉर्शन, प्री टर्म लेबर, एंटीपार्टम हेमरेज एंड द पोस्टपार्टम हेमरेज। मेम्ब्रेनेशिया में क्या होता है, प्लासेंटा जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो नहीं बन पाता, एक थिन प्लासेंटा बनता है जो प्रॉपरली सारे यूट्रस को कवर करता है और इट इज लिंक्ड विद द अबॉर्शन, प्रीटर्म लेबर, एंटीपार्टम हेमरेज एंड द पोस्टपार्टम हेमरेज। इसके अलावा होता है एक फेनेस्ट्रेटेड प्लासेंटा। फेनेस्ट्रेटेड प्लासेंटा में क्या है कि एक लोब का, फेनेस्ट्रा मतलब है कि एक विंडो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है,
सपोज दिस इज द प्लासेंटा, इसमें से एक छोटू सा गायब हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे फेनिस्ट्रेटेड प्लासेंटा। इसमें नेचुरल एब्सेंस ऑफ द कॉटिलिडन और द लोब, यूजुअली देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। फेनिस्ट्रेटेड प्लासेंटा में क्या है, देयर इज एब्सेंस ऑफ द लोब, ओके। नेक्स्ट वी हैव द एक्स्ट्राकोरियल प्लासेंटा। एक्स्ट्राकोरियल प्लासेंटा में हमारे पास दो होते हैं, सर्कमवैलेट प्लासेंटा एंड द सर्कममार्जिनेट प्लासेंटा। सर्कमवैलेट प्लासेंटा और सर्कममार्जिनेट प्लासेंटा में क्या डिफरेंस होता है? सर्कमवैलेट में देयर इज सेंट्रल डिप्रेशन और इसमें रेज्ड एजेस होती हैं, ठीक है। बेसिकली इन दोनों प्लासेंटा में क्या होता है, जो कोरियोनिक प्लेट होती है इट इज स्मॉलर इन साइज देन द बेसल प्लेट। लेकिन इसके फिर दो टाइप्स होते हैं, सर्कमवैलेट एंड द सर्कममार्जिनेट। तो सर्कमवैलेट में क्या होता है, देयर इज सेंट्रल डिप्रेशन एंड देयर इज रेज्ड एजेस, और सर्कममार्जिनेट में दोनों चीजें नहीं होती, ना ही इसमें सेंट्रल डिप्रेशन होता है और ना ही रेज्ड एजेस होती हैं, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, लेट मी रब दिस फर्स्ट। एक्स्ट्राकोरियल प्लासेंटा में क्या होता है, इन दोनों में जो कोरियोनिक प्लेट है, जो फीटल वाला पार्ट था, कोरियोनिक प्लेट इज स्मॉलर, ठीक है। तो अगर हम सर्कमवैलेट और सर्कममार्जिनेट में डिफरेंस देखेंगे, तो सर्कमवैलेट में क्या होता है, देयर इज द सेंट्रल डिप्रेशन एंड द रेज्ड एजेस, और सर्कममार्जिनेट में क्या होता है, देयर इज नो सेंट्रल डिप्रेशन एंड द प्लेसेंटल एजेस आर नॉट थिकेंड, ठीक है। अब इन दोनों के साथ साथ क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द रिंग बट नॉट थिकेंड। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इट कैन कॉज प्री टर्म लेबर, इट कैन कॉज एंटीपार्टम हेमरेज एंड फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। तो अभी हमने देखा सबसे अदर एनोमलीज में क्या है, मेम्ब्रेनेशिया, इसमें प्लासेंटा पूरा थिन हो जाता है और पूरे एंटायर यूट्रस को कवर कर लेता है। उसके बाद हमारे पास है फेनिस्ट्रेटेड प्लासेंटा, इसमें एक छोटू सा लोब बीच में से गायब हो जाता है और इसके साथ यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। एक्स्ट्राकोरियल प्लासेंटा में दो आते हैं, सर्कमवैलेट एंड सर्कममार्जिनेट। इसमें मैंने आपको दोनों बता दिया है कि सर्कमवैलेट में सेंट्रल डिप्रेशन होता है, रेज्ड एजेस होती हैं, और सर्कममार्जिनेट में सेंट्रल डिप्रेशन नहीं होता और इसमें एजेस आर इन द फॉर्म ऑफ द रिंग, ठीक है, थिकेंड एजेस नहीं होती। इसकी वजह से प्री टर्म लेबर, एंटीपार्टम हेमरेज और फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।